गुड इवनिंग बच्चों। वीडियो क्वालिटी तो सही है ना बेटा? ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, उसमें लास्ट पॉइंट था सॉल्युबिलिटी के रिगार्डिंग, जिसमें आपने ये देखा कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में तो इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो इनसॉल्युबल होते हैं, बट अगर पोलर सॉल्वेंट हो जैसे वाटर है, एल्कोहल है, एसिटिक एसिड है, तो पोलर सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो अब मैं अगला कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, हेडिंग नोट करो, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। solubility of ionic compounds. तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? डिफिनीशन लिख लो सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी की डिफिनीशन लिखो बेटा, लिखो मैक्सिमम कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यहां पे मोलैरिटी है, यहां पे कंसंट्रेशन जो हम बोल रहे हैं वो मोलैरिटी है। अब ब्रैकेट में लिख लेना, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ब्रैकेट में मोलैरिटी, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ब्रैकेट में मोलैरिटी ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो कि यहां पे मोलैरिटी के टर्म्स में हम डिफाइन कर रहे हैं, ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। मैक्सिमम कंसंट्रेशन, that is molarity of a saturated solution at a given temperature is called solubility, is called solubility, is called solubility। तो बोला कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हम कंसीडर करें तो उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वही उसकी सॉल्युबिलिटी है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो आप नोट कर लो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डिफिनीशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डिफिनीशन लिखो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डिफिनीशन लिखो। लिखो टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन in which, type of a solution in which no more amount of solute, type of a solution in which no more amount of solute
can be dissolved. No more amount of solute can be dissolved at a given temperature. No more amount of solute can be dissolved at a given temperature is called saturated solution at that temperature. Is called saturated solution at that temperature. Is called saturated solution at that temperature. तो बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन सैचुरेटेड कब बोला जाएगा, जैसे एक फिक्स टेम्परेचर को हम कंसीडर करें. फॉर एग्जांपल हमने टेम्परेचर ले लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर हमने टेम्परेचर को फिक्स रखा हुआ है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है, और एक सोल्यूशन के अंदर हम फर्दर सोल्यूट को ऐड कर रहे हैं. अगर फर्दर सोल्यूट को ऐड करने पे सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होता, सोल्यूट के पार्टिकल आपको सोल्यूशन में अलग से दिख रहे हैं, सोल्यूट वहां पे डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर वो सोल्यूशन सैचुरेटेड है. ठीक है, मतलब एक सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन बोला जाएगा जिसमें सोल्यूट को ऐड करने पे सोल्यूट फर्दर डिसॉल्व नहीं होता. बट अगर किसी सोल्यूशन में अभी और भी अमाउंट सोल्यूट का डिसॉल्व हो सकता है, तो हम उस सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे. ठीक है, बेसिकली 3 टाइप के सोल्यूशन की हम बात करते हैं: सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन उस सोल्यूशन को बोलते हैं जिसमें अभी और भी अमाउंट सोल्यूट का डिसॉल्व हो सकता है एट फिक्स टेम्परेचर. जबकि सैचुरेटेड सोल्यूशन वो है जिसमें अगर आप फर्दर सोल्यूट को ऐड करते हो तो वो डिसॉल्व नहीं होता. और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन एक स्पेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन होता है जहां पे सैचुरेशन से भी ज्यादा अमाउंट सोल्यूट का डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है, बट उसको हमने स्पेशल तरीके से प्रिपेयर किया. ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है. मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं. सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. कैसी प्रॉपर्टी है? बोला एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसका टेम्परेचर फिक्स है, उसमें जितना मैक्सिमम कंसंट्रेशन सोल्यूट का होगा वही उसकी सॉल्युबिलिटी होगी. तो ऑब्वियसली हम सॉल्युबिलिटी की जो यूनिट लेंगे वो मोल पर लीटर में हम इसको कंसीडर करेंगे. मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो ये बात आपको समझ में आ रही है? सॉल्युबिलिटी क्या है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है बेटा? सॉल्युबिलिटी और सैचुरेटेड सॉल्यूशन दो टर्म मैंने अभी आपको बताया, ये समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो बात आती है कि हम सॉल्युबिलिटी का वेरिएशन को कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे गवर्न करेंगे. तो मैं अब आपको एक चीज बता दूं कि अब हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं ये केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन है. पूरी केमिस्ट्री में मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट है ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, जिसको आप सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के बेसिस पे समझ नहीं सकते. आपको मैं अभी कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे कि जो है आपको कुछ और एबनॉर्मल ट्रेंड भी देखने को मिलेगा सॉल्युबिलिटी में. तो अभी मैं सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड कुछ जनरल फैक्ट्स आपको बता रहा हूं. अब जैसे देखो, अभी हम यहाँ पे आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं. तो फॉर एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास एक आयनिक सोल्यूट है AB जो है एक आयनिक सोल्यूट है. हमने क्या किया, इस आयनिक सोल्यूट को लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करके, ठीक है, हमने यहां पे प्रिपेयर किया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब
आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए पॉजिटिव एक्वस, क्योंकि आयनिक सल्यूट है तो आयनिक सल्यूट को जैसे ही आप वाटर में ऐड करोगे वो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ए पॉजिटिव एक्वस प्लस बी नेगेटिव एक्वस का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो, इस रिएक्शन के थ्रू एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें आयनिक सल्यूट प्रेजेंट है। तो इसलिए इस प्रोसेस में जो हीट इन्वॉल्व होगी, इस प्रोसेस में जो हीट इन्वॉल्व होगी उसको हम हीट ऑफ सॉल्यूशन और इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। हीट ऑफ सॉल्यूशन और इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हम इसको बोलेंगे। अब मैं समझता हूं इंथैल्पी टर्म तो अब आपके लिए नया नहीं रह गया, इतनी बार इंथैल्पी टर्म को हम लोग यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो एक आयनिक सॉल्यूट है AB, इसको हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो उससे A पॉजिटिव एक्वस बन गया, B नेगेटिव एक्वस बन गया, मतलब ये आयनिक सॉल्यूट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोसेस में जितनी हीट इन्वॉल्व है उसको हम बोलेंगे हीट ऑफ सॉल्यूशन। अब जरा देखो, ये तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट चेंज को कंसीडर किया है। अब ये चेंज कुछ इस तरीके से हुआ होगा, पहले AB सॉलिड कन्वर्ट हुआ है A पॉजिटिव गैस और B नेगेटिव गैस में। AB सॉलिड कन्वर्ट हुआ A पॉजिटिव गैस प्लस B नेगेटिव गैस में। अब इस स्टेप की जो एंथैल्पी होगी ये होगी बेटा डेल्टा H लैटिस। जो एनसीईआरटी में लैटिस एंथैल्पी की डिफिनीशन है उसके एक इस कन्वर्जन में जितना हीट इन्वॉल्व होगा उसी को डेल्टा H लैटिस बोलेंगे या लैटिस एंथैल्पी बोलेंगे। फिर देखो, ये जो गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन प्रेजेंट है, इनको हमने लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया तो उससे ये हाइड्रेटेड आयंस फॉर्म हो गए। इन गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन को लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करके हम हाइड्रेटेड कैटायन और हाइड्रेटेड एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहां पे जो हीट टर्म इन्वॉल्व है इसको बोलेंगे डेल्टा H हाइड्रेशन। डेल्टा H हाइड्रेशन बोलेंगे इसको। ठीक है, तो अब आप देखो, अगर हेस लॉ को यूज किया जाए तो आप देख रहे हो ये कन्वर्जन जो कि हमने एक स्टेप में परफॉर्म किया है वो यहां पे इनडायरेक्टली 2 स्टेप में परफॉर्म हो रहा है। तो जितनी इंथैल्पी इस स्टेप में इन्वॉल्व होगी उतनी टोटल इंथैल्पी इन दोनों स्टेप में मिला करके इन्वॉल्व होगी फ्रॉम हेस लॉ। तो हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम हेस लॉ, फ्रॉम हेस लॉ डेल्टा H solution, delta H solution is equal to delta H lattice plus delta H hydration। delta H solution is equal to delta H lattice plus delta H hydration। ये हम लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है सबको? ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है, जो रिएक्शन लिखा है, सारी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब जरा देखो बेटा, इसमें ये वाला जो स्टेप है ये तो एंडोथर्मिक है, क्योंकि हम आयनिक सॉलिड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब सॉलिड को एक तरीके से डिसोसिएट कर रहे हैं। और जब कभी हम डिसोसिएट करेंगे इसका मतलब क्या होगा, वहां पे जो बाइंडिंग फोर्सेस होंगे उनको ब्रेक करके डिसोसिएशन किया जाएगा। तो जब बाइंडिंग फोर्सेस को ब्रेक करके आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अलग करोगे तो हमेशा आपको हीट देनी पड़ेगी। तो ये वाला स्टेप तो एंडोथर्मिक है। ठीक है, ये वाला स्टेप एंडोथर्मिक है, जबकि हाइड्रेशन स्टेप जो होता है ये हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। ये हमने पहले भी बताया था।
तो हाइड्रेशन स्टेप हमेशा एक्सोथर्मिक है, जबकि ये वाला स्टेप एंडोथर्मिक है। तो आप ये बोल सकते हो कि इसमें ये जो फर्स्ट टर्म है ये है पॉजिटिव और सेकेंड टर्म नेगेटिव। इसका मतलब कि अगर मैग्नीट्यूड वाइज ये टर्म बड़ा है तो ऑब्वियसली हीट ऑफ सोल्यूशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर मैग्नीट्यूड वाइज ये वाला टर्म बड़ा है तो हीट ऑफ सोल्यूशन नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि देयरफॉर इफ mod of delta H lattice is greater than mod of delta H hydration, then delta H solution is positive। डेल्टा सोल्यूशन पॉजिटिव होगा। एंड इफ mod of delta H lattice is less than mod of delta H hydration, then heat of solution must be negative। अरे हेस लॉ में क्या एक्सप्लेन करना है, हेस लॉ तो तुम्हें पता ही है। ये रिएक्शन लिखी हुई है, यहां पे बोल रहे हैं हमारे पास एक आयनिक सॉलिड है, इस आयनिक सॉलिड को हमने एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके ये हाइड्रेटेड आयंस फॉर्म किए। तो बोल रहे हैं कि ये जो कन्वर्जन हम एक स्टेप में परफॉर्म कर रहे हैं, ये कन्वर्जन इनडायरेक्टली 2 स्टेप में हुआ होगा। कैसे? सबसे पहले ये आयनिक सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस में कन्वर्ट हुआ है और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस को हमने लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करके हाइड्रेटेड आयंस का फॉर्मेशन किया है। तो इस स्टेप की इंथैल्पी को अगर हम हीट ऑफ सोल्यूशन बोल रहे हैं, इस स्टेप की इंथैल्पी को हम लैटिस इंथैल्पी बोल रहे हैं और इस स्टेप की इंथैल्पी को हीट ऑफ हाइड्रेशन बोल रहे हैं। तो हीट ऑफ सोल्यूशन हेस लॉ से हीट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू लैटिस इंथैल्पी प्लस हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब इसमें मैंने बोला कि ये वाला स्टेप जो है ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा एंडोथर्मिक है और ये वाला स्टेप हमेशा एक्सोथर्मिक है। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज ये बड़ा होगा तो हीट ऑफ सोल्यूशन पॉजिटिव आएगा, पहला वाला केस। और अगर मैग्नीट्यूड वाइज ये बड़ा है तो हीट ऑफ सोल्यूशन नेगेटिव आएगा, दूसरा केस। बात समझ में आई या नहीं? अब देखो यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि एक आयनिक सोल्यूट को अगर हम वाटर में ऐड कर रहे हैं तो वाटर में ऐड करने पे वो डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? तो बेसिकली अब यहाँ पे केमिस्ट्री का एक टर्म जो है यूज होने वाला है जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक थर्मोडायनामिक्स का कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का कंसेप्ट पहले मैं एक बार आपको बता दूं और फिर उसके बाद हम लोग इस डिस्कशन पे वापस आते हैं। ठीक है, तो अब आप नोट करो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस का मतलब हिंदी में होता है स्वतः। स्वतः मतलब अपने आप से होने वाला। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप से होता हो
और तब तक होता हो जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ऐसे प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर प्रोसेस अपने आप से ही इनिशिएट होगा और कंप्लीट होने तक चलता रहेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक प्रोसेस को पहले एक बार प्रॉपर तरीके से इनिशिएट कर देते हैं। इनिशिएट करने के बाद वो प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि वो कंप्लीट नहीं होता। तो ऐसे प्रोसेस को भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। जैसे न्यूक्लियर फिशन की अगर हम बात करें, तो न्यूक्लियर फिशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बट वो अपने आप से स्टार्ट नहीं होता। उसमें आपको क्या कराना पड़ेगा? अगर आपको न्यूक्लियर फिशन कराना है, तो न्यूक्लियर फिशन कराने के लिए क्या करते हैं? एक हैवी न्यूक्लियस लेते हैं, एक रेडियो एक्टिव हैवी न्यूक्लियस लेते हैं, और फिर उस रेडियो एक्टिव हैवी न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराते हैं। एक न्यूट्रॉन जिसको हमने हाई काइनेटिक एनर्जी दी है, तो हाई स्पीड न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराते हैं उस न्यूक्लियस के ऊपर। और जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराता है, तो न्यूट्रॉन क्या करता है? न्यूट्रॉन उस न्यूक्लियस को स्प्लिट कर देता है। न्यूट्रॉन उस न्यूक्लियस को दो पार्ट में ब्रेक कर देता है, मतलब दो छोटे न्यूक्लियस बन जाते हैं, लाइटर न्यूक्लियस बन जाता है, और साथ में बनता है सेकेंडरी न्यूट्रॉन। एक न्यूक्लियस के ब्रेक करने पे 3 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं, और वो 3 न्यूट्रॉन को बाय बर्थ हाई काइनेटिक एनर्जी मिलती है। तो फिर वो क्या करते हैं? वो 3 न्यूट्रॉन फर्दर 3 न्यूक्लियस को ब्रेक करके, और हर न्यूक्लियस की ब्रेकिंग से फिर से 3-3 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं, तो फिर 9 न्यूट्रॉन जनरेट हो जाते हैं। और फिर वो 9 न्यूट्रॉन्स फर्दर 9 न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं, और हर स्टेप में 3-3 न्यूट्रॉन जनरेट होता है, तो 27 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं। फिर वो फर्दर 27 न्यूक्लियस को ब्रेक करके 81 न्यूट्रॉन जनरेट करते हैं। इस तरीके से क्या होता है? एक चेन बन जाती है। पहले एक रिएक्शन हुई, फिर 3 रिएक्शन हुई, फिर 9 रिएक्शन हुई, फिर 27 रिएक्शन हुई, फिर 81 रिएक्शन हुई। इस तरीके से वो प्रोसेस जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, और वो प्रोसेस तब तक होता रहता है जब तक कि सारा का सारा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस यूटिलाइज नहीं हो जाता। ठीक है। तो अगर हम उस प्रोसेस को देखें, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, लेकिन वो अपने आप से स्टार्ट नहीं हुआ। उसको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? एक हाई काइनेटिक एनर्जी वाले न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करानी पड़ी, यानी कि उस प्रोसेस को हमने इनिशिएट किया। बट इनिशिएट करने के बाद क्या हुआ? इनिशिएट करने के बाद वो प्रोसेस चलता रहा, तब तक चलता रहा जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो गया। इसलिए वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो अगर हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करें, तो एक ऐसा प्रोसेस जो या तो अपने आप से इनिशिएट होता हो और कंप्लीशन तक चलता हो, या एक बार प्रॉपर तरीके से हम उसको अगर इनिशिएट करते हैं, और इनिशिएट करने के बाद वो तब तक चलता रहे जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताता हूं, तो आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को और बेटर तरीके से समझ पाओगे। जैसे देखो, अगर मान लो कि आपके पास एक एक बकेट में थोड़ा पानी है, और आप उसके अंदर इंक की एक ड्रॉप गिरा देते हो। ठीक है, एक ड्रॉप इंक का उसके अंदर गिरा देते हो, तो क्या होता है? वो पूरा इंक जो है धीरे 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 करके उसका कलर जो है पूरे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका मतलब उस ड्रॉप का पूरे सोल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, ये क्या है? स्पॉन्टेनियस, क्योंकि वो अपने आप से हुआ है। लेकिन क्या इसका उल्टा कभी हो सकता है कि एक बकेट के अंदर इंक ड्रॉप जो है वो प्रेजेंट है, मतलब बकेट मान लो ब्लू कलर का वाटर उसके अंदर है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो ब्लू कलर वाला जो पिगमेंट है, ब्लू कलर वाला जो कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट क्या एग्रीगेट बना करके वो ड्रॉप क्या वहां से बाहर निकल सकता है? तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि इंक का पूरे सोल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट होना, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन इंक का सोल्यूशन से अलग होना,
ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। ठीक है, अब जैसे वाटर है, वाटर जो है अगर मान लो आपने टैंक में ऊपर कहीं इकट्ठा करके रखा हुआ है आपने, तो वो पानी अपने आप से ऊपर से नीचे आता है। आप टैप ओपन करते हो, वो वाटर वहां टैंक से चल करके टैप के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो हायर लेवल से वाटर जो है वो लोअर लेवल तक आ रहा है। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वाटर का जो फ्लो हो रहा है फ्रॉम हायर हाइट, हायर लेवल टू लोअर लेवल, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वाटर अपने आप से नीचे से ऊपर चला जाए? अपने आप से नहीं पॉसिबल है। अगर आपको वाटर को ग्राउंड लेवल से टॉप में ले जाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको पंप को यूज करना पड़ेगा। पंप करके आप उसको ऊपर भेज सकते हो, लेकिन वो अपने आप से नहीं जा सकता। तो हर वो प्रोसेस जो अपने आप से होता हो और तब तक चलता रहता हो जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाता, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि आपका पढ़ाई करना, क्या ये स्पॉन्टेनियस है? ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। बहुत सारा प्रेशर है, बहुत सारे टारगेट है आपके सामने। वो टारगेट जो है ना, वो आपको मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अगर वो एम ना हो तो आप पढ़ाई नहीं करोगे। हाँ, आपका नहीं पढ़ना वो स्पॉन्टेनियस। तो नहीं पढ़ना जो है वो स्पॉन्टेनियस है, बट पढ़ना स्पॉन्टेनियस नहीं है। तब स्पॉन्टेनियस नहीं है जब आपके सामने कोई एम ना हो। अगर आपको एमलेसली जो है बोला जाए कि आप पढ़ाई करो, तो आप नहीं पढ़ोगे। तो यहां पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के पहले आप डेफिनेशन लिख लो, लिखो। एनी प्रोसेस which is performed, any process which is performed, any process which is performed either by itself or after proper initiation, or after proper initiation till completion, till completion is called spontaneous process, is called spontaneous process. अब मैं एक रिजल्ट थर्मोडायनेमिक्स का है जिसको मैं डायरेक्टली बता रहा हूं। मैं डिफिनेशन को रिपीट कर देता हूं। एनी प्रोसेस विच इज परफॉर्म्ड, any process which is performed either by itself or after proper initiation, or after proper initiation till completion, till completion। अरे किसकी स्पेलिंग पूछ रहा है भाई? अब एक एक वर्ड की स्पेलिंग बताऊं। एनी, ANY, प्रोसेस PROCESS, किसकी स्पेलिंग पूछ रहा है? सर इनिशिएशन की पूछ रहा हूँ। हाँ, इनिशिएशन। अच्छा, इनिशिएशन, ओके। अब ये भी बड़ा मुश्किल काम है कि जिस वर्ड की स्पेलिंग पूछ रहे हो उसको भी तो लिखना पड़ेगा। इनिशिएशन किसी ने बताया, सही है, INITIATION, इनिशिएशन। तो अब देखो बात आती है, मैं यहाँ पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा होगा और कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, इसके लिए थर्मोडायनेमिक्स का एक क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया को अभी मैं सीधे बता रहा हूं बेटा।
कैसे आता है ये रिजल्ट, ये हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। लिखो, फॉर अ प्रोसेस टू बिकम स्पॉन्टेनियस, फॉर अ प्रोसेस टू बिकम स्पॉन्टेनियस, for a process to become spontaneous at constant pressure, at constant pressure, at constant pressure and constant temperature, for a process to become spontaneous at constant pressure and constant temperature, at constant pressure and constant temperature, it gives free energy change, it gives free energy change, it gives free energy change, must be, it gives free energy change, ब्रैकेट में लिख लेना बेटा, it gives free energy change, gives free energy change की स्पेलिंग देख लेना, GIBBS, gives free energy change, it gives free energy change, ब्रैकेट में डेल्टा G, must be negative, must be negative। अगर एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उस प्रोसेस में जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होगा ये हमेशा नेगेटिव होगा। तो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, P और T कांस्टेंट होना चाहिए, डेल्टा जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर मस्ट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव होना चाहिए। तो अब बात आती है कि ये डेल्टा जी है क्या, तो बोलते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस ई डेल्टा एस, ये होता है। अब ये सारी बातें कहां से आ रही हैं, सब थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस होगा, अभी इसकी जरूरत है इसलिए बता रहा हूं। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब इसमें कौन सा टर्म क्या सिग्निफाई कर रहा है, देखो इसमें डेल्टा जी तो मैंने आपको बता ही दिया कि डेल्टा जी इज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा एच इज चेंज इन एंथैल्पी, change in enthalpy of the process, of the process, delta H is change in enthalpy of the process, और डेल्टा S क्या है, डेल्टा S is called change in entropy of the process, change in entropy of the process। T is applied temperature, जिस टेम्परेचर पे हम मेजरमेंट कर रहे हैं, T is applied temperature। तो डेल्टा G gives free energy change is equal to delta H, change in enthalpy, minus applied temperature into change in entropy। तो डेल्टा H के बारे में तो आपको पता है, चेंज इन एंथैल्पी को आप कई बार यूज कर रहे हो। तो किसी भी प्रोसेस में जो एनर्जी में जो चेंज आया, मतलब स्टार्टिंग में कितनी एनर्जी थी और फाइनली कितनी एनर्जी है, उसका डिफरेंस वो डेल्टा H।
अब बात आती है ये डेल्टा एस क्या है। तो मैंने बोला कि डेल्टा एस इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द प्रोसेस। देन व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी क्या होती है? तो ये भी थर्मोडायनेमिक्स का ही एक कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ी बात मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। लिख लो, एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी लिखो, इट इज द मेजरमेंट ऑफ, it is the measurement of, it is the measurement of randomness, it is the measurement of randomness or disorder, it is the measurement of randomness or disorder inside a system, inside a system। एक सिस्टम के अंदर कितना डिसऑर्डर है। ऑर्डर एंड डिसऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या कि अगर सारी चीजें सिस्टमैटिक अरेंज्ड हैं तो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, और अगर सब कुछ अनसिस्टमैटिक है तो डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट। तो उसका मेजरमेंट है एंट्रोपी। एंट्रोपी जो है किसी भी सिस्टम के अंदर सारी चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से रखी हैं या डिसऑर्गेनाइज तरीके से रखी हैं, अनऑर्गेनाइज तरीके से रखी हैं, उसका मेजरमेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो कि जब फिजिकली क्लासेस चलती हैं तो किसी क्लासरूम की सिचुएशन, क्लासरूम के अंदर की सिचुएशन को मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहली सिचुएशन तब जब क्लासरूम में टीचर नहीं है, तब कैसा अरेंजमेंट है वहां पे, और क्लासरूम में जैसे ही टीचर एंटर करता है उसके बाद का अरेंजमेंट, क्या चेंज आपको दिखता है भाई? डिसऑर्डर कहां ज्यादा था और कहां पे कम है? टीचर के एंटर करने से पहले डिसऑर्डर क्या था? टीचर के एंटर करने से पहले डिसऑर्डर ज्यादा था, और जैसे ही टीचर एंटर करता है तो क्या होता है? डिसऑर्डर कम हो जाता है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट आ जाता है। इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है? टीचर के एंट्री पे एंट्रोपी कम हो रही है। ठीक है, हाँ, डर आ जाता है। अच्छा, बहुत डरते ही हो तुम। अच्छा, ये बच्चों पे डिपेंड करता है। अरे कोई भी बच्चा हो भाई, अब सड़क पे थोड़ी बैठे हुए हो, टीचर का कुछ तो रेस्पेक्ट होता है ना। तो टीचर के एंटर करने पे वहां पे आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो डिसऑर्डर था वो कम हो गया। मतलब पहले एंट्रोपी ज्यादा थी, बाद में एंट्रोपी कम हो गई। तो मतलब एंट्रोपी का चेंज अगर आपसे पूछा जाए कि उस सिचुएशन में एंट्रोपी का चेंज क्या रहा, पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ, ये बात मैं मान सकता हूं, लेकिन वो टीचर ही क्या जो क्लास को कंट्रोल न करता हो। तो मैं जैसे आपसे पूछ रहा हूं कि यहां पे क्या है, यहां पे जो टीचर के एंटर करने पे एंट्रोपी का जो चेंज है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? एंट्रोपी का चेंज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? टीचर के एंटर करने पे चेंज इन एंट्रोपी, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ, एकदम सही है, नेगेटिव होगा। ठीक है, एंट्रोपी वहां पे डिक्रीज हुई होगी, क्योंकि पहले डिसऑर्डर ज्यादा था, मतलब पहले एंट्रोपी ज्यादा थी, और टीचर के एंटर करने के बाद एंट्रोपी कम हो गई, मतलब फाइनल एंट्रोपी कम। क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, अब जैसे देखो कि अगर आपको घर में जो सामान रखा है, आपको अगर उसको सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना है, जब आप उसको सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करते हो तो उस प्रोसेस में आप एंट्रोपी को कम करते हो या बढ़ाते हो?
कम करते हो। लेकिन अगर आप उसको छोड़ दो तो अपने आप से वो सब कुछ अनसिस्टमैटिक हो जाता है ना, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। आपको सामान को सिस्टमैटिक तरीके से जब रखना होता है ना, तो आपको लगता है कि आपने कुछ किया है, लेकिन वो थोड़े टाइम तक आप ध्यान न दो तो अपने आप क्या होता है, सब इधर उधर होने लगता है। पता चला जो चीज यहां होनी चाहिए वो कहीं और मिल रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से सारी चीजों को करना चाहते हो, अरेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कुछ स्पेशल काम करना पड़ता है। लेकिन उसको अनऑर्गेनाइज करने में आपको कुछ नहीं करना पड़ा। इट मींस कौन सी बात स्पॉन्टेनियस थी, ऑर्गेनाइज करना या अनऑर्गेनाइज करना? बोलो, क्या अपने आप से हुआ? इसका मतलब नेचर क्या चाहता है? नेचर क्या चाहता है? नेचर ये चाहता है कि सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड हो, सब उथल पुथल हो, सब तहस नहस हो जाए। लेकिन हम उसको जो है, हम लगे हुए कि नहीं, सब कुछ सिस्टमैटिक। समझ में आया? तो इसका मतलब कि नेचर ये चाहता है कि एंट्रोपी बढ़े, लेकिन हम एंट्रोपी कम करने में लगे हुए। इसीलिए एक टसल चल रही है, और बीच बीच में नेचर जो है अपनी ताकत दिखाता है। तो अब यहां पे आप देखो बेटा, अभी आपको ये चेंज इन एंट्रोपी का मतलब समझ में आ गया ना? चेंज इन एंट्रोपी का मतलब समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो अब देखो यहां पे दो चीजें हैं बेटा। हमें ये वाला टर्म जो है ये बनाना है नेगेटिव, ये डेल्टा जी हमें क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है। ठीक है, बट इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? ये दो टर्म कर रहे हैं, ये डेल्टा एच कंट्रोल कर रहा है और डेल्टा एस कंट्रोल कर रहा है। अच्छा देखो, इसमें टेम्परेचर का क्या रोल है? तो बोल रहे हैं कि टेम्परेचर वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, क्योंकि ये टेम्परेचर जो हम लेंगे ना यहाँ पे, अप्लाइड टेम्परेचर, इसमें नोट कर लेना, ये अप्लाइड टेम्परेचर इन केल्विन है, इन केल्विन। और केल्विन में जब टेम्परेचर को आप लेते हो ना, तो केल्विन में टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। केल्विन में लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर 0 केल्विन, जिसको हम अचीव नहीं कर सकते। तो टेम्परेचर यहाँ पे जो T है वो टेम्परेचर इन केल्विन है। इसका मतलब ये वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव है, T हमेशा पॉजिटिव है। ठीक, डेल्टा H जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा प्रोसेस को हम कंसीडर करें, कौन से चेंज को कंसीडर कर रहे हैं। क्योंकि कुछ चेंजेज एंडोथर्मिक होते हैं और कुछ एक्सोथर्मिक होते हैं। तो अगर आप मुझे ये बताओ बेटा कि अगर डेल्टा H पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है, तो क्या ये इसको नेगेटिव बनाने के फेवर में है? डेल्टा जी को नेगेटिव बनाने के फेवर में है? आप समझो मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो ये डेल्टा जी नेगेटिव होने के अपोज में, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो डेल्टा एच का पॉजिटिव होना ये प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के अगेंस्ट है। If delta H is positive, then it is against the spontaneity of the process. लिख सकते हो इस बात को। If delta H is positive, then if delta H is positive, then it is against, then it is against the spontaneity of the process. Spontaneity, NEITY. If delta H is positive, then it is against the spontaneity of the process. ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या डेल्टा H पॉजिटिव होने पे प्रोसेस कभी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा? अगर डेल्टा H पॉजिटिव है तो क्या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा? क्या बोलोगे?
अगर कोई प्रोसेस, कोई भी चेंज को आप कंसीडर करो जहां पे डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो क्या वो चेंज कभी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा? हाँ सही है, वो हो सकता है। क्यों हो सकता है? सही है, सही है, वो हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी एक टर्म और भी है, ये वाला टर्म, ठीक है, ये वाला टर्म ओवरऑल वैल्यू को नेगेटिव बना सकता है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि अगर, अब जरा देखो अब इसमें क्या सिचुएशन आ रही है। इफ डेल्टा एस इज पॉजिटिव, if delta s is positive and mod of t delta s, mod of t delta s मतलब मैग्नीट्यूड वाइज, mod of t delta s is greater than mod of delta h, is greater than mod of delta h. If delta s is positive and mod of t delta s is greater than mod of delta h, ठीक है। एक बात और आपको यहां पे लिखनी होगी, इफ डेल्टा एस इज पॉजिटिव, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। डेल्टा एस इज पॉजिटिव, डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड mod of t delta s is greater than mod of delta h, then delta g will be negative, delta g will be negative and process should be spontaneous. Process should be spontaneous. एक बार नोट कर लो, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं उसको फिर से। चलो देखो बेटा, ये आपको पता है कि कोई भी प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होने पे ही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो अब हम चाहते हैं कि ये नेगेटिव हो। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, बोल रहे हैं कि हम एक ऐसे चेंज को कंसीडर कर रहे हैं जिसके होने पे हीट एब्जॉर्ब होती है। जब वो चेंज होता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है, मतलब डेल्टा एच क्या है वहां पे? पॉजिटिव। मींस वो चेंज क्या है? एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक चेंज है तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया। बट साथ में ये भी बोल रहा है कि जब वो चेंज होता है तो एंट्रोपी बढ़ती है। पहले एंट्रोपी कम थी, बाद में इंक्रीज कर जाती है। तो अगर एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी? पॉजिटिव। तो वहां पे चेंज इन एंट्रोपी भी पॉजिटिव है और चेंज इन एंथैल्पी भी पॉजिटिव। तो आप देख रहे हो कि ये चेंज इन एंथैल्पी का पॉजिटिव होना तो स्पॉन्टेनिटी के फेवर में नहीं है। मतलब ये वाला टर्म क्या हो गया? अनफेवरेबल फैक्टर है। ये डेल्टा एच का पॉजिटिव होना ये अनफेवरेबल फैक्टर है, स्पॉन्टेनिटी के लिए अनफेवरेबल। लेकिन डेल्टा एस का पॉजिटिव होना ये अच्छी बात है, क्योंकि ये प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बना सकता है। ठीक है, तो अब हम ये क्या करते हैं यहाँ पे कि डेल्टा एस वैल्यू पॉजिटिव है और हम ये चाहते हैं कि टी डेल्टा एस टर्म बड़ा हो जाए। तो टी डेल्टा एस को बड़ा करने के लिए क्या करते हैं? टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर को हमने हायर ले लिया, हायर टेम्परेचर ले लिया। तो अगर हायर टेम्परेचर लोगे तो टी डेल्टा एस मैग्नीट्यूड वाइज काफी बड़ा हो जाएगा। और अगर वो मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा हो गया तो इस बात के चांसेस हैं कि ये जो टी डेल्टा एस है ये डेल्टा एक्स से ज्यादा हो जाए मैग्नीट्यूड वाइज। और जैसे ही टी डेल्टा एस से बड़ा होगा, क्या होगा? ये वाला टर्म डोमिनेट करने लगेगा। तो इस वजह से ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये पूरी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। आप जरा एक बार फिर से देखो, डेल्टा एस इज पॉजिटिव, टेम्परेचर इज पॉजिटिव। अगर टेम्परेचर पॉजिटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो मतलब टी इंटू डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और उसके साथ हमने क्या लगाया? माइनस साइन।
तो माइनस साइन लगने से ये पूरा टर्म क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक, तो हमने ये बोला कि अगर ये टी डेल्टा एस मैग्नीट्यूड वाइज डेल्टा एस से बड़ा हो तो ऐसी सिचुएशन में पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और जैसे ही ये वैल्यू नेगेटिव होगी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अब बताओ बेटा ये समझ में आया कि नहीं, ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि अगर एक पर्टिकुलर चेंज एंडोथर्मिक है और वहां पे एंट्रोपी इंक्रीज करती है, तो हायर टेम्परेचर पे वो प्रोसेस सर्टेनिटी के साथ स्पॉन्टेनियस होगा। हायर टेम्परेचर पे वो प्रोसेस सर्टेनिटी के साथ स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि हायर टेम्परेचर अगर आप लोगे तो टी डेल्टा एस वैल्यू बढ़ेगी, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, इसके साथ लगा हुआ माइनस साइन, तो नेगेटिव साइन के साथ ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है। विथ नेगेटिव साइन मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू बढ़ रही है, तो ये माइनस टी डेल्टा एस वैल्यू ये इस पूरे टर्म को नेगेटिव बना देगा और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसी तरीके से एक पॉसिबिलिटी और भी है बेटा, अब जरा इसको यहां पे बताना। इफ डेल्टा एस इज नेगेटिव, डेल्टा एस इज नेगेटिव and delta H is negative, then बताओ क्या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है, सोच करके बताना। डेल्टा एस नेगेटिव है और डेल्टा एच नेगेटिव है, तो क्या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है? हो सकता है। अच्छा कब हो सकता है, टेम्परेचर के टर्म्स में क्या बोलोगे? हाँ, लो टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर कम हो तो ये हो सकता है। एकदम सही है बेटा। ठीक है, आप जरा अब यहां पे देखो, ये वाला टर्म नेगेटिव है, मतलब ये फेवरेबल फैक्टर हो गया। डेल्टा एच नेगेटिव है तो अब ये फेवर में आ गया, इसके नेगेटिव होने के फेवर में, और बोल रहा है कि ये डेल्टा एस भी नेगेटिव हो गया। अब ये नेगेटिव है तो ये फेवरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये नेगेटिव है तो टी डेल्टा एस नेगेटिव होगा, तो माइनस टी डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। यहाँ पे माइनस टी डेल्टा एस पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वाला टर्म अनफेवरेबल है और ये वाला टर्म फेवरेबल है। तो हमें क्या रखना है, जो अनफेवरेबल टर्म है उसको छोटा रखो। अनफेवरेबल टर्म को छोटा रखना है, मतलब उसको छोटा रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम रखना पड़ेगा। तो इफ डेल्टा एस इज नेगेटिव एंड डेल्टा एच इज नेगेटिव, देन एट लो टेम्परेचर, प्रोसेस कैन बी स्पॉन्टेनियस। लिख लो, if delta S is negative and delta H is negative, then at low temperature process can be spontaneous. Process can be spontaneous. ठीक है, अब जरा एक सिचुएशन और, अब जरा यहां पे बताना बेटा, अगर डेल्टा एस नेगेटिव है और डेल्टा एच पॉजिटिव है तब क्या होगा? क्या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा? कभी भी ये स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता, ये प्रोसेस कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव है अनफेवरेबल फैक्टर और ये नेगेटिव है अनफेवरेबल फैक्टर। तो जब दोनों ही फैक्टर अनफेवरेबल है तो ये तो नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कि ऐसा प्रोसेस कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता। If delta S is negative and delta H is positive, then process can never be spontaneous.
अरे उदय क्या बोल रहे हो, ओवरऑल पॉसिबल हो जाएगा, क्या पॉसिबल हो जाएगा भाई? अच्छा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पे क्या है, डेल्टा एस नेगेटिव है और डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो ऐसा प्रोसेस कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता। अच्छा, एक और सिचुएशन, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव हो और डेल्टा एच नेगेटिव हो, तब क्या बोलोगे बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। क्योंकि ये वाला टर्म नेगेटिव है तो ये फेवर में आ गया, और ये भी हमेशा नेगेटिव है, फेवर में है, तो टेम्परेचर का कोई रोल ही नहीं रहा, किसी भी टेम्परेचर पे ये स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, वैसे इसके एग्जाम्पल बहुत रेयर ऑब्जर्व होते हैं कि डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाए और डेल्टा एच नेगेटिव हो जाए, इसके एग्जाम्पल रेयरली ऑब्जर्व होते हैं। है एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल अभी आपको बता सकता हूं कि जैसे अगर आप ओजोन है, ओजोन गैस, उसको आप ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हो, ये रिएक्शन O3 gets converted into O2, ये रिएक्शन ऑलवेज स्पॉन्टेनियस है। जब ये रिएक्शन होती है तो यहां पे हीट रिलीज होती है, और दूसरी बात आप देख रहे हो यहां पे ओजोन डिसोसिएट होकर के ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो गैसियस मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स का बढ़ना ये मतलब स्पॉन्टेनिटी बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है, तो यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ रही है, डेल्टा एस पॉजिटिव है और डेल्टा एच नेगेटिव है, तो दिस रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा, इसका क्या रोल है स्पॉन्टेनिटी में, ये क्लियर हो गया? मैंने ये लास्ट 2 क्लासेस जो मैंने डिस्कस किया है ना, 2-3 क्लासेस जो अभी आयनिक ये आयनिक सॉलिड पे बेस्ड जो हमने लिया हुआ है, इसमें मैंने थर्मोडायनेमिक्स के आपको कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए हैं, जो आगे आप थर्मोडायनेमिक्स से देखोगे डिस्कस होते हैं। तो अब एक बार हम लोग इस डिस्कशन पे वापस आते हैं बेटा। एक आयनिक सॉलिड है AB, इसको हमने लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया, तो यहां से बन गया A पॉजिटिव एक्वस प्लस B नेगेटिव एक्वस। ठीक है, तो इसकी इंथैल्पी डेल्टा H सॉल्यूशन, और ये अगर इसको आयनाइज कर दिया गैसेस फॉर्म में, तो इसकी इंथैल्पी है डेल्टा H लैटिस के इक्वल, और अगर हम इसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करके हाइड्रेटेड आयन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसकी इंथैल्पी डेल्टा H हाइड्रेशन के बराबर है। तो आप यहां से लिख सकते हो हेस लॉ को यूज करते हुए डेल्टा H सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा H लैटिस प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन, डेल्टा H लैटिस प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एक सॉलिड है, एक आयनिक सॉलिड है, वो वाटर में डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं फॉर solubility of an ionic solid,
for solubility of an ionic solid in water. For solubility of an ionic solid in water, it's gives free energy change. It's gives free energy change. Free energy change of solution must be negative. It gives free energy change of solution must be negative. इसका मतलब वहां पे डेल्टा जी solution at constant pressure and constant temperature must be negative. ये होना चाहिए बेटा, डेल्टा जी solution at constant pressure and constant temperature must be negative. अब जरा आगे देखो, since delta G solution is equal to delta H solution minus T delta S solution. ये लिख सकते हैं डेल्टा G is equal to delta H minus T delta S होता है, तो हम ये लिख सकते हैं gives free energy change of solution is equal to change in enthalpy of solution minus T into change in entropy of solution. अब जरा आगे देखो, डेल्टा G solution is equal to delta H lattice plus delta H hydration minus T times delta S solution. ये डेल्टा एस सोल्यूशन की जगह पे हमने ये लिखा हुआ है ठीक है। अब जरा इधर देखो बेटा, आप मुझे ये बताओ कि जब ये आयनिक सॉलिड हाइड्रेटेड आयन में कन्वर्ट होगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी? गुड, सही है। बेसिकली एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, अगर डिसोसिएशन हो रहा है, हमेशा एंट्रोपी बढ़ेगी, और अगर एसोसिएशन हो रहा है तो हमेशा एंट्रोपी कम होगी। जब कोई भी चीज टूटती है तो रैंडमनेस बढ़ता है, और जब जुड़ती है तो रैंडमनेस कम होता है। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है वो सेपरेट हो रहे हैं, वो टूट रहे हैं, इसलिए एंट्रोपी यहां पे इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि डेल्टा एस सोल्यूशन यहां पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो, लिख लो यहां पे, हियर चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सोल्यूशन, हियर चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सोल्यूशन, here change in entropy of solution is always positive. Here change in entropy of solution is always positive. तो ये वाला टर्म बेटा हमेशा पॉजिटिव है, और ये अगर पॉजिटिव है तो ये तो फेवरेबल फैक्टर है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, टेम्परेचर पॉजिटिव है, तो टी डेल्टा एस सोल्यूशन पॉजिटिव होगा, माइनस साइन लगा दिया तो माइनस टी डेल्टा एस सोल्यूशन नेगेटिव है, तो इसका नेगेटिव होना इसके नेगेटिव होने के फेवर में। मैंने ये बोला कि यहाँ पे जो डेल्टा एस सोल्यूशन है, जब ये डिसोसिएट कर रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रही होगी। अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो डेल्टा एस सोल्यूशन क्या है? पॉजिटिव। डेल्टा एस सोल्यूशन पॉजिटिव है तो टी इंटू डेल्टा एस सोल्यूशन भी पॉजिटिव होगा, तो माइनस टाइम्स टी इंटू डेल्टा एस सोल्यूशन नेगेटिव होगा। तो ये वाला टर्म जो है, ये माइनस साइन के साथ ये आ गया नेगेटिव, और ये इसका नेगेटिव होना इसके नेगेटिव होने के फेवर में।
अब सारी बात आकर के रुक जाती है इसके ऊपर, डेल्टा एच लैटिस प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो अब आप लिखो, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है किसी भी आयनिक सॉलिड के डिसॉल्व होने के पीछे। तो लिखो, फॉर एन आयनिक सॉलिड, फॉर एन आयनिक सॉलिड, फॉर एन आयनिक सॉलिड to become soluble, for an ionic solid to become soluble in water, for an ionic solid to become soluble in water, for an ionic solid to become soluble in water, for an ionic solid to become soluble in water, delta H solution, delta H solution, delta H solution must be, delta H solution must be less than T delta S solution, magnitude wise. Delta S solution must be less than T delta S solution. ये होना चाहिए if delta S solution is positive. जो अभी हमने पहले सीखा था उसी के बेसिस पे मैं बता रहा हूं। अगर डेल्टा एस सोल्यूशन पॉजिटिव है तो प्रोसेस तभी स्पॉन्टेनियस होगा, या वो आयनिक सॉल्यूट तभी सॉल्युबल होगा जब मॉड ऑफ डेल्टा एस सोल्यूशन मॉड ऑफ टी डेल्टा एस सोल्यूशन से छोटा होगा। अगर हीट ऑफ सोल्यूशन पॉजिटिव है तो प्रोसेस तभी स्पॉन्टेनियस होगा जब मॉड ऑफ डेल्टा एस सोल्यूशन मॉड ऑफ टी डेल्टा एस सोल्यूशन से छोटा होगा। ये बात क्लियर हुई बेटा? अभी मैंने जो पहला केस लिखा था ना वो वही है यहां पे। ठीक है, लेकिन अगर एक कंडीशन है तो फिर कुछ कहना ही नहीं। ठीक है, अब वो कंडीशन क्या है? However, if delta H solution, if delta S solution is negative, however, if delta S solution is negative, that is delta H lattice magnitude wise must be less than delta H hydration. However, if delta S solution is negative, that is lattice enthalpy is less than hydration enthalpy. Lattice enthalpy is less than hydration enthalpy, then ionic solute is always soluble in water. Then ionic solute is always soluble in water. ये सर्टेन कंडीशन है बेटा। अगर हाइड्रेशन इंथैल्पी मैग्नीट्यूड वाइज लैटिस इंथैल्पी से ज्यादा है तो वो प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब वो आयनिक सॉल्यूट हमेशा सॉल्युबल होगा। तो यही कंडीशन आपको बुक्स में लिखी हुई मिलती है। कोई भी आयनिक सॉल्यूट सर्टेनिटी के साथ वाटर में कब सॉल्युबल होगा? जब उसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी मैग्नीट्यूड वाइज उसके लैटिस इंथैल्पी से ज्यादा होगी। ठीक है, फॉर एन आयनिक सॉल्यूट टू बिकम सॉल्युबल इन वाटर, इट्स हाइड्रेशन इंथैल्पी must be greater than that of its lattice enthalpy. तो ये क्लियर हुआ? ये सर्टेन कंडीशन है, इसको दिमाग में रखना, क्योंकि तब क्या हो जाएगा, डेल्टा सोल्यूशन भी नेगेटिव हो जाएगा और डेल्टा सोल्यूशन यहां हमेशा पॉजिटिव है।
तो अगर डेल्टा एच सोल्यूशन नेगेटिव हो और डेल्टा एच सोल्यूशन हमेशा पॉजिटिव है तो ऐसा प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, अब मैं सॉल्युबिलिटी का वेरिएशन ग्रुप में कैसे होगा ये आपको बताने जा रहा हूं, और इसको समझने के लिए हमें इस कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। देखो जरा, डेल्टा एच लैटिस, डेल्टा एच लैटिस इज इक्वल टू सम पॉजिटिव कांस्टेंट k डिवाइडेड बाय r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव। ये होता है लैटिस एंथैल्पी इज इक्वल टू अ पॉजिटिव कांस्टेंट k डिवाइडेड बाय r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव। और हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होता है डेल्टा एच हाइड्रेशन इज इक्वल टू K1 अपॉन R पॉजिटिव प्लस K2 अपॉन R नेगेटिव, where K1 and K2 are positive constants. Lattice enthalpy is equal to a positive constant K divided by cationic radius plus anionic radius, and hydration enthalpy is equal to positive constant K1 upon cationic radius plus positive constant K2 upon anionic radius. ये होता है बेटा। अब आप लिखो वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, variation of solubility of ionic compounds, variation of solubility of ionic compounds in a group. Variation of solubility नहीं, देखो बेसिकली यहाँ पे जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है ना, मैं हाइड्रेशन एंथैल्पी को मैग्नीट्यूड वाइज कंसीडर कर रहा हूँ। हाइड्रेशन एंथैल्पी कभी पॉजिटिव नहीं होती, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ मॉड लगा लो। तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं बेटा। पहला केस ये है कि अगर कैटायन और एनायन अनकंपेरेबल साइज के हैं, इसमें आप फर्स्ट केस लिखो, इफ कैटायन एंड एनायन आर ऑफ अनकंपेरेबल साइज, if cation and anion are of uncomparable size। अब इसका क्या मतलब है, लिख लो, that is if cation and anion are of uncomparable size, that is देखो, if one of them is monatomic, that is if one of them is monatomic while other is polyatomic, that is if one of them is monatomic while other is polyatomic, then अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लो हम कंसीडर करते हैं फॉर एग्जांपल सल्फेट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। सल्फेट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब यहां पे आप देखो, इनका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या है, MsO4। MsO4, इसका मतलब ये बना कैसे है, ये बना है M2 पॉजिटिव से
और SO4 2 नेगेटिव से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो कैटायन है वो मोनोएटॉमिक है, कैटायन मोनोएटॉमिक है, और एनायन क्या है, पॉलीएटॉमिक है। कैटायन मोनोएटॉमिक है, एनायन पॉलीएटॉमिक है, मतलब एनायन का साइज बहुत बड़ा है इन कंपेयर टू कैटायन। ठीक है, तो आप यहां पे बोलोगे हेयर R नेगेटिव is much greater than that of R positive। यहां पे जो एनायनिक रेडियस है वो कैटायनिक रेडियस से बहुत बड़ा है। तो अगर एनायनिक रेडियस कैटायनिक रेडियस से बहुत बड़ा है तो आप जरा लैटिस एंथैल्पी का टर्म को देखना बेटा, लैटिस एंथैल्पी का एक्सप्रेशन। लैटिस एंथैल्पी के एक्सप्रेशन में क्या है, R पॉजिटिव को डायरेक्टली R नेगेटिव में ऐड किया जा रहा है। बोले R नेगेटिव जो एक बहुत बड़ी वैल्यू है उसमें R पॉजिटिव को ऐड कर रहे हैं जो बहुत छोटी वैल्यू है। अब मान लो कि ये वैल्यू जो है वो 1000 ऑर्डर की है, 10 पावर 3 ऑर्डर की है, और ये वैल्यू 10 टू द पावर -1 ऑर्डर की है। आईफोन भी आ गया भाई मार्केट में। आईफोन भी नाम होता है। तो यहां पे बोल रहे हैं कि आर नेगेटिव जो है ये बहुत बड़ी वैल्यू है और आर पॉजिटिव बहुत छोटी वैल्यू है। तो बोल रहे हैं कि अगर मान लो आर नेगेटिव 10 टू द पावर 3 ऑर्डर की है और आर पॉजिटिव वैल्यू 10 टू द पावर -1 ऑर्डर की है, तो 10 पावर -1 ऑर्डर की वैल्यू 10 पावर 3 ऑर्डर की वैल्यू में आप अगर ऐड कर रहे हो तो चाहे आप 10 पावर -1 ऑर्डर वाली वैल्यू को कंसीडर करो या नहीं कंसीडर करो, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे आर पॉजिटिव को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा इन कंपेयर टू आर नेगेटिव। तो here R negative is much greater than that of R positive. Under such condition, under such condition, delta H lattice is approximately equal to K upon R negative. ये लिख सकते हैं बेटा? ठीक है, तो डेल्टा एच लैटिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू के अपॉन आर नेगेटिव। लेकिन जो डेल्टा एच हाइड्रेशन है उसमें आप इस पूरे टर्म को इसके कंपेयर में नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां पे आर पॉजिटिव को सीधे आर नेगेटिव में नहीं ऐड किया जा रहा है। तो डेल्टा एच हाइड्रेशन का तो यही एक्सप्रेशन रहेगा, बट लैटिस एंथैल्पी का एक्सप्रेशन अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा। अब देखो, अब यहां पे हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रांसियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ये सल्फेट्स हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखो जो एनायन है, एनायन तो फिक्स है, आर नेगेटिव कांस्टेंट है, आर नेगेटिव कांस्टेंट है, आर पॉजिटिव बढ़ रहा है, आर नेगेटिव कांस्टेंट है बेटा, एनायनिक रेडियस इज कांस्टेंट, कैटायनिक रेडियस इंक्रीजेस। ठीक है, कैटायनिक रेडियस इंक्रीजेस। तो आप देखो डेल्टा एच लैटिस जो कि इस केस में अप्रोक्सीमेटली के अपॉन आर नेगेटिव है और आर नेगेटिव कांस्टेंट है, के इज ऑलरेडी अ कांस्टेंट, इसका मतलब डेल्टा एच लैटिस क्या होगा, ये लगभग कांस्टेंट रहेगा। डेल्टा एच लैटिस कांस्टेंट है, डेल्टा एच हाइड्रेशन, अब जरा इसको देखो, डेल्टा एच हाइड्रेशन
क्या है, K1 अपॉन R पॉजिटिव प्लस K2 अपॉन R नेगेटिव। K2 कांस्टेंट, R नेगेटिव कांस्टेंट, ये सेकंड टर्म तो कांस्टेंट हो गया, प्लस कांस्टेंट वैल्यू प्लस K1 कांस्टेंट अपॉन R पॉजिटिव। R पॉजिटिव वेरी कर रहा है, कैसे वेरी कर रहा है भाई, ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ रहा है, तो मतलब K1 अपॉन, अगर ये टर्म बढ़ रहा है, R पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा है, अगर R पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा है, बेटा R पॉजिटिव यहां पे नेग्लेक्ट हुआ है, लैटिस एंथैल्पी के एक्सप्रेशन में हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं उसको, क्यों, क्योंकि R पॉजिटिव को सीधे R नेगेटिव में ऐड किया गया, लेकिन यहां पे हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज R पॉजिटिव डायरेक्टली R नेगेटिव में ऐड नहीं हो रहा है, बल्कि ये पूरा टर्म इस टर्म में ऐड हो रहा है। हाँ, डेल्टा एच लैटिस के ट्रेंड में तो मैं बोल ही रहा हूं कि ये कांस्टेंट रहेगा। स्लाइड चेंजेज होंगे, बट हम उन चेंजेस को नेग्लेक्ट करके बोलेंगे कि ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। मैंने अप्रोक्सीमेटली बोला है K अपॉन R नेगेटिव, तो लैटिस एंथैल्पी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। हाइड्रेशन एंथैल्पी को अगर आप देखो, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी में क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी में ये वाला टर्म कांस्टेंट है और ये वाला टर्म डिक्रीज कर रहा है, तो कांस्टेंट वैल्यू प्लस डिक्रीजिंग वैल्यू मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। अब बात आती है सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी का ट्रेंड क्या होगा। अब सॉलिबिलिटी का ट्रेंड को आप कैसे समझ सकते हो, देखो मान लेते हैं कि टॉप वाला जो कंपाउंड है, टॉप वाला कंपाउंड, उसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी में हाइड्रेशन एंथैल्पी स्लाइटली ग्रेटर है। मान लो एक सिचुएशन को बोल रहा है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ लैटिस एंथैल्पी। इसका मतलब कि अगर ये सॉल्युबल है तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी तो कम होती जाएगी, लेकिन लैटिस एंथैल्पी क्या है, कांस्टेंट। लैटिस एंथैल्पी कांस्टेंट है, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती जा रही है, तो ऊपर में अगर ये इसको स्लाइटली डोमिनेट कर रहा था, तो क्या यही ट्रेंड नीचे भी रहेगा, क्या नीचे भी आप यही बोल पाओगे कि हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी को डोमिनेट ही करेगा, नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी तो काफी ज्यादा डिक्रीज कर चुकी है, बट लैटिस एंथैल्पी कांस्टेंट है। तो नीचे वाले केस में हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से छोटी होगी, और अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से छोटी होगी तो कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड क्या होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड ये होना चाहिए। तो आप यहां पे नोट कर लो, लिखो इफ आयंस आर ऑफ अनकंपेरेबल साइज, if ions are of uncomparable size, then on moving from top to bottom in the group, then on moving from top to bottom in the group, solubility of ionic compound decreases, solubility of ionic compound decreases. If ions are of uncomparable size, if ions are of uncomparable size, then on moving from top to bottom in the group, then on moving from top to bottom in the group, solubility of ionic solid decreases. एक बार आप फिर से समझ लो पूरे प्रोसेस को। मैंने यहाँ पे एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स को कंसीडर किया है, जिसमें कैटायन जो है वो मोनोएटॉमिक है और एनायन पॉलीएटॉमिक है। इसका मतलब ये होगा कि इसका साइज बहुत बड़ा होगा कैटायन के कंपेयर में। जो पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं वो काफी बड़े साइज के होते हैं,
इन कंपेयर टू मोनोएटॉमिक आयन। तो यहाँ पे R नेगेटिव R पॉजिटिव से बहुत बड़ा है, तो अगर R नेगेटिव R पॉजिटिव से बहुत बड़ा है तो क्या होगा, इस एक्सप्रेशन में, लैटिस एंथैल्पी के एक्सप्रेशन में, जहां पे R पॉजिटिव डायरेक्टली R नेगेटिव में ऐड हो रहा है, R नेगेटिव जो कि एक बहुत बड़ी वैल्यू है, उसके कंपेयर में R पॉजिटिव जो एक छोटी वैल्यू है वो नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो डेल्टा एच लैटिस अप्रोक्सीमेटली K अपॉन R नेगेटिव लिखा जा सकता है। जबकि हाइड्रेशन एंथैल्पी का एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो इसमें K1 अपॉन R पॉजिटिव को K2 अपॉन R नेगेटिव में ऐड किया जा रहा है, इसलिए यहां पे फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म के कंपेयर में आप नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखो, तो ये सल्फेट्स हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल के, यहाँ पे क्या है, सब में सल्फेट आयन है, मतलब एनायन सब में कॉमन है। अगर एनायन कॉमन है तो एनायनिक रेडियस क्या होगी, कांस्टेंट, तो एनायनिक रेडियस कांस्टेंट हो गई। अगर हम कैटायनिक रेडियस की बात करें, आप देखो कैटायन जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है, बट कैटायन, अच्छा कैटायनिक चार्ज में कोई चेंज नहीं है बेटा, एनायनिक चार्ज में कोई चेंज नहीं है। कैटायनिक साइज को अगर देखें तो कैटायनिक साइज बढ़ रहा है, तो R पॉजिटिव बढ़ रहा है। डेल्टा एच लैटिस जो K अपॉन R नेगेटिव है, क्योंकि R नेगेटिव कांस्टेंट है तो ये भी लगभग कांस्टेंट रहेगा, तो डेल्टा एच लैटिस कांस्टेंट है। डेल्टा एच हाइड्रेशन को अगर देखा जाए तो इसमें सेकेंड टर्म तो कांस्टेंट है, बट फर्स्ट टर्म में R पॉजिटिव बढ़ रहा है, इस वजह से फर्स्ट टर्म डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीजिंग वैल्यू प्लस कांस्टेंट वैल्यू मतलब ओवरऑल डिक्रीजिंग वैल्यू, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज कर रहा है। तो इसलिए क्या होगा, अगर हम ये बोल रहे हैं कि ऊपर वाला जो कंपाउंड है वहां पे हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ लैटिस को डोमिनेट कर रहा है स्लाइटली, तो नीचे आते आते क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी को डोमिनेट करनी चाहिए, या हाइड्रेशन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी का जो गैप है वो कम होता जाएगा। तो अगर ये गैप कम हो रहा है तो ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करेगी, इसलिए सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पे डिक्रीज करेगी। तो बेरिलियम सल्फेट सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा और बेरियम सल्फेट सबसे कम सॉल्युबल होगा। अब ये प्रूफ कैसे होता है, जैसे मान लो कि एक सोल्यूशन है, उसके अंदर सोडियम सल्फेट डिसॉल्व है, सोडियम सल्फेट वहां पे डिसॉल्व है, अगर हम बाहर से थोड़ा भी अमाउंट बेरियम क्लोराइड का ऐड करते हैं, तो जैसे ही हम उसके अंदर बेरियम क्लोराइड ऐड करते हैं तुरंत व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, और वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का बनता है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट बनना ये इंडिकेट करता है कि वो कंपाउंड वाटर में बहुत कम सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। तो ये पहला केस समझ में आ गया, अगर आयंस अनकंपेरेबल साइज के हैं तो सॉल्युबिलिटी ट्रेंड क्या होगा, ये क्लियर हुआ बेटा? अब सेकेंड केस भी यहां पे लिख लो, इफ आयंस आर ऑफ कंपेरेबल साइज, इफ आयंस आर ऑफ कंपेरेबल साइज, if ions are of comparable size, then if ions are of comparable size, comparable size का मतलब क्या है, मैं इसको समराइज करके ही क्लास को फिनिश करूंगा, अभी आप 5 मिनट और मान करके चलो। तो अगर आयंस कंपेरेबल साइज के हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हम ये बोल सकते हैं कि भाई या तो दोनों मोनोएटॉमिक है या दोनों पॉलीएटॉमिक है। अगर कैटायन और एनायन दोनों मोनोएटॉमिक है तो कंपेरेबल साइज, अगर दोनों पॉलीएटॉमिक है तो कंपेरेबल साइज, लेकिन अगर एक मोनोएटॉमिक है और दूसरा पॉलीएटॉमिक है तो अनकंपेरेबल साइज। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, अगर हमने कंसीडर किया फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसीडर करते हैं क्लोराइड ऑफ एल्कली मेटल, क्लोराइड ऑफ एल्कली मेटल, इसको कंसीडर करते हैं, तो अब यहां पे आप ये नहीं बोल पाओगे कि R पॉजिटिव
आर नेगेटिव के कंपेयर में नेग्लेक्ट होगा, क्योंकि आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव जो है ये लगभग बराबर साइज के हैं, तो मतलब इनका साइज जो है वो कंपेरेबल है। तो डेल्टा एच लैटिस बेटा यहाँ पे K अपॉन आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव, ये पूरा एक्सप्रेशन आप कंसीडर करोगे। अब हमने जो कंपाउंड कंसीडर किए हैं वो कंपाउंड कौन कौन से हैं? कंपाउंड है लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ये है। एनायन सब में कॉमन है, तो एनायनिक रेडियस कांस्टेंट रहेगी। कैटायन वेरी कर रहा है तो कैटायनिक साइज इंक्रीज करेगा। अब जरा डेल्टा एच लैटिस देखो, डेल्टा एच लैटिस क्या है? आर नेगेटिव कांस्टेंट, आर पॉजिटिव बढ़ रहा है तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो लैटिस एंथैल्पी क्या होगी? कम हो रही होगी, लैटिस एंथैल्पी डिक्रीजेस। और हाइड्रेशन एंथैल्पी में देखो K2 अपॉन आर नेगेटिव कांस्टेंट, K1 अपॉन आर पॉजिटिव डिक्रीजेस बिकॉज आर पॉजिटिव इंक्रीजेस, ये डिक्रीज कर रहा है, ये कांस्टेंट है, तो मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज कर रही है, लैटिस एंथैल्पी भी डिक्रीज कर रही है, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज कर रही है। बट हो क्या रहा है, जरा एक बात और समझना इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखो आर पॉजिटिव को हम सीधे ऐड कर रहे हैं आर नेगेटिव में, आर पॉजिटिव इज डायरेक्टली एडेड इनटू आर नेगेटिव, तो क्योंकि आर पॉजिटिव को आर नेगेटिव में डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं इसलिए इसका डिनोमिनेटर तेजी से इंक्रीज कर रहा है, लैटिस एंथैल्पी का डिनोमिनेटर तेजी से इंक्रीज कर रहा है, और डिनोमिनेटर फास्ट मैनर में इंक्रीज कर रहा है इसलिए क्वांटिटी फास्ट मैनर में डिक्रीज करेगी, तो लैटिस एंथैल्पी डिक्रीजेस फास्ट, whereas hydration enthalpy decreases slow। इसका डिक्रीज फास्ट है और इसका डिक्रीज स्लो है। अब जरा सिचुएशन देखो बेटा, अगर मान लो ऊपर में लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी बराबर है, मान लो ये दोनों वैल्यूज बराबर है, तो नीचे आते आते क्या होगा? ये बहुत ज्यादा डिक्रीज कर चुकी होगी, ये कम डिक्रीज हुई है, ऊपर में दोनों वैल्यूज बराबर थी, तो नीचे कंफर्म है हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ग्रेटर होगी। ये बात समझ में आई या नहीं? मैंने बोला अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो नीचे आते आते क्या होगा? ये तो बहुत कम डिक्रीज हुआ होगा, ये बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ होगा, तो मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी मैग्नीट्यूड बाय लैटिस एंथैल्पी से ग्रेटर हो जाएगी। और अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ग्रेटर हो गई तो फिर क्या होगा बेटा? फिर ऐसी सिचुएशन में कंपाउंड सर्टेनिटी के साथ सॉल्युबल होगा। इसका मतलब यहां पे सॉल्युबिलिटी ट्रेंड क्या हो जाना चाहिए? उल्टा हो जाना चाहिए, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी चाहिए। ठीक है, तो बस ये लिख लो, इसी पे खत्म कर देते कुछ आज की क्लास को। लिखो, इफ आयंस आर ऑफ कंपेरेबल साइज, इफ आयंस आर ऑफ कंपेरेबल साइज, भूमिका माइक को म्यूट करो बेटा। If ions are of comparable size, if ions are of comparable size, then on moving from top to bottom in the group, then on moving from top to bottom in the group, then on moving from top to bottom in the group, its solubility increases, its solubility increases, its solubility increases। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल थी और थर्मोडायनामिक्स का काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था आज की क्लास में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आज की क्लास का एक रिवीजन आज ही होना चाहिए आपका। ठीक है, आप थोड़ा टाइम निकाल करके एक बार सारी चीजों को फिर से रिवाइज कर लेना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है,
तो मैंने जो सॉलिबिलिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं आयनिक कंपाउंड्स में, वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में 7-8 कंपाउंड्स हैं, उनका जो सॉलिबिलिटी ट्रेंड है, वो सारे कंपाउंड जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं, तो उनका सॉलिबिलिटी ट्रेंड क्या होता है वो सॉलिबिलिटी ट्रेंड आपको बता दूंगा। और फिर उसके बाद आयनिक कंपाउंड का डिस्कशन फिनिश हो जाएगा और कोवेलेंट कंपाउंड का डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। तो कल क्लास होगी, ठीक है, कल क्लास होगी। ओके बेटा।